आपके शहर और गांव में कितना हुआ विकास? चुनावी शंखनाद में क्या होंगे नेताजी के वादे? हर मुद्दों पर होगी बात। समय इंडिया 24 लेकर आ रहा है नेताजी के बोल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नेशनल हॉस्पिटल रीवा और सिनर्जी कैंसर केयर एवं श्री गणेश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीधी। बंटी उसी के जैसा हो गया ना कि आप ठग रहे हो लोगों को। बबली उसमें देखिए ना कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। आपको कितना पता है कि आपके यहाँ कितने हैंड पंप लगे हुए हैं? आपको क्या पता है कि कितने प्राथमिक स्कूल है, कितने हाई स्कूल है, कितने हायर सेकेंडरी, कितने मिडिल स्कूल है, कितने कॉलेज हैं? देखिए, सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है, मेरा मानना है कि सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है कि हम बड़े हो गए तो छोटों को दबा देंगे। राजनीति में आगे पहले वो इंजीनियर थे, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, किसी कारणवश उन्होंने उससे इस्तीफा दिया और राजनीति में आ गए। राजनीति चेहरे मांगती है, पार्टियां भी प्रायः इसी में लगी रहती हैं कि जनता किसे चुनेगी। ऐसे में दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उससे जा जुड़ते हैं एक लड़का। वो लड़का जो मानता है वो बहुआयामी भी है और वो मानता है कि व्यापार के साथ समाज की बातचीत हो सकती है और अब राजनीति के साथ वो समाज की बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के चुरहट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में प्रदेश संयुक्त सचिव अनेंद्र मिश्र जी हमारे साथ आज वार्ता के कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे और इत्मीनान से बातचीत करेंगे उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में, आम आदमी पार्टी की क्या कुछ यहाँ पर विकास के कार्यक्रम हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा पीछे लौटते हैं और हम बात करते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई इस राजनीतिक जीवन की। देखिए, राजनीतिक जीवन जब मैं जानने लायक हो गया, जब एक युवक जानने लायक होता है, तब मैंने ये जाना कि मेरे पिताजी राजनीति में हैं और पिताजी लगभग 77 से राजनीति में आ गए। पहले वो इंजीनियर थे, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, किसी कारणवश उन्होंने उससे इस्तीफा दिया और राजनीति में आ गए। उन्होंने 77 में अपना पहला चुनाव लड़ा जो निर्दलीय था। उसके बाद 85 में पिताजी जनता पार्टी से चुनाव लड़े, चुरहट विधानसभा से। अर्जुन सिंह जी उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके विरुद्ध उन्होंने 77 में भी लड़ा था, लेकिन 85 में उन्होंने जनता पार्टी, जो एक हल्दर किसान हुआ करता था, चंद्रशेखर जी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उस पार्टी से चुनाव लड़ा। और फिर तभी से, तब तो मैं छोटा था, लगभग 5वीं में पढ़ता था, लेकिन जब 90 में फिर से चुनाव हुआ तब मैं जानने लायक हो गया था और तब से मुझे राजनीति समझ भी आने लगी थी और हमारा उसमें इंटरेस्ट भी होने लगा था। और सर बात ये भी उठती है कि घर में जो पॉलिटिक्स का माहौल रहा है और आपके पिताजी पूर्व विधायक और सांसद गोविंद मिश्र जी बीजेपी के साथ थे और आपके घर में बीजेपी का ही माहौल था। ऐसे में हम देखते हैं कि आपने तीसरा विकल्प चुना, यानी आम आदमी पार्टी के साथ आप गए और 25 दिसंबर 2022 को आप जुड़ते हैं आम आदमी पार्टी से और अब आपको टिकट भी दिया गया। तो क्या आपको ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी विकल्प हो सकती है? आप युवा मोर्चा से जुड़े हुए थे, रीवा संभाग का आपको सदस्य चुना गया था, बनाया गया था, तो आप क्यों आम आदमी पार्टी को आपने चुना? उसके पीछे कुछ बहुत सारे कारण जुड़े हुए हैं। बाबूजी लगभग 87 में बीजेपी बाबूजी ने ज्वाइन की थी। 87 के बाद से लगभग 90 में उन्होंने चुनाव लड़ा जब अर्जुन सिंह के विरुद्ध, फिर बाई इलेक्शन हुआ और सतना लोकसभा से जीत गए। लगभग इस तरह से कई चुनाव हुए, 90 हुआ, 91 हुआ, 93 में पिताजी विधायक बने, फिर 98 में फिर चुनाव हुआ, हम हार गए। 2003 में भी चुनाव हुआ, हम हार गए। फिर 2009 में बाबूजी सांसद बने, 2014 तक सांसद रहे। पार्टी ने 2014 में बिना कोई कारण बताए पिताजी की टिकट काट दी। हम लोगों ने इंतजार किया 5 साल और 2019 में फिर इलेक्शन लोकसभा का आया। सभी लोगों ने बोला कि आप लड़ेंगे, आपका काम अच्छा था, किसी कारणवश हम आपको टिकट नहीं दे पाए थे। 2019 में भी जब बाबूजी को टिकट नहीं मिली तो बड़ा वो महसूस हुआ कि चुरहट विधानसभा में बीजेपी को हमने खड़ा किया। 2018 में बीजेपी चुरहट से जीती भी। तो जब 2019 में पार्टी ने कोई महत्व नहीं दिया तो बाबूजी ने कहा कि मैं
भाजपा से इस्तीफा देता हूँ और आगे मुझे राजनीति करनी है या नहीं करनी मैं बाद में डिसाइड करूँगा। 2018 से लेकर 2022 आते आते चुरहट विधानसभा की स्थिति बड़ी विषम टाइप की हो गई। जो बीजेपी के विधायक थे वो जनता के ऊपर तरह तरह के जुल्म ही कहेंगे, तो मतलब जनता के मन में एक डर, भय, कोई काम नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार। और जब मैं कांग्रेस की तरफ देखता था तो अजय सिंह राहुल जी 65,000 वोट पाके गए थे। आपने ये बात कही और इसी से जुड़ी आपका एक बयान। मेरा पहले थोड़ा सा ये हो जाए कि मैं राजनीति में और आम आदमी पार्टी, जब ये हुआ कि 2018 में अजय सिंह राहुल जी को भी 65,000 वोट मिले और उन्होंने 4 साल तक चुरहट को भय में रहा, कभी कोई नहीं, भ्रष्टाचार में रहा कोई नहीं, लोग परेशान है कोई वो नहीं। तब ये हुआ कि इनकी जनता की आवाज़ उठाने के लिए कौन? तो बीजेपी से तो हम इस्तीफा दे ही चुके थे, कांग्रेस से में जाने का सवाल ही नहीं था। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की नीतियां, काम देख के ऐसा लगने लगा कि जनता को यही सब तो जरूरत है। तो फिर दिसंबर 22 में हमने आम आदमी पार्टी जो आपने बात कही कि बीजेपी ने बिना कुछ बताए टिकट काटा, और आपने कामों की बात की, पहले कांग्रेस की भी। एक आपका बयान था कि आप कहते हैं कि मेरा मानना है कि चुरहट के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण सामंतवाद एवं जातिवाद है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है, मेरा मानना है कि सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है कि हम बड़े हो गए तो छोटों को दबा देंगे। हमारे पास पावर आया तो तुम चाहे वो गलत ही क्यों ना, तुमको करना पड़ेगा। पहले भी था सामंतवाद एक व्यवस्था, ये पुरानी चली आ रही, राजा रजवाड़ों के टाइम से चली आ रही है। उसके बाद अंग्रेजों ने भी यही किया, फिर अंग्रेजों के बाद फिर जब ये लोकतंत्र भी आया तो इसमें भी चुरहट में यही समाहित रहे आई। भाई पहले राजाओं का राज था, वो जैसा चाहते थे, सही हो गलत उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल हो जाता था। अंग्रेजों का भी शासन आया, जो गलत है वो चलता रहा। उसी के बाद फिर जब चुरहट की राजनीति भी शुरू हुई तो इसी तरह का एक जाति विशेष का यहाँ प्रभुत्व था, क्योंकि वही पहले के यहाँ पवाईदार हुआ करते थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। वो सामंतवाद एक व्यवस्था के तौर पे नीचे तक राजनीति में भी स्वतंत्र देश होने के बाद भी आता गया। तो इसी की लड़ाई पिताजी ने चालू की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रकरण थे वहाँ पे कि भाई जमीन तो एक जाति विशेष की ही थी, जो गांव के सबसे महत्वपूर्ण, तो जो पिछड़े वर्ग के थे, हरिजन थे, आदिवासी, हमारी जमीन से नहीं निकलोगे, हमारे यहाँ काम करोगे, बिना पैसे के काम करोगे, हम जब चाहेंगे तुमको गाली दे देंगे। तो ये व्यवस्था तोड़ने के लिए पिताजी ने उनके विरुद्ध चुनाव लड़ना चालू किया। फिर बाद में हुआ ये कि किसी तरह से मान लीजिए 2018 में कांग्रेस हारी यहाँ से, और बीजेपी के भी जो विधायक थे उन्होंने अधिकारियों के उससे वही चीज़ चालू कर दी कि आप जुल्म नहीं भी किया हो तो पुलिस आपको ज़बरदस्ती उठा लेगी, आपने कुछ गलत नहीं किया तो भी आपका घर गिर जाएगा। तो इसलिए जो मैं सामंतवाद की बार बार बात करता हूँ, अभी भी मौजूद। भाई जनता को ये लगे कि हम फ्री हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं, हमें किसी का डर नहीं, हम गलत नहीं करेंगे तो नहीं फंसेंगे। और विधानसभा चुनाव जो होने हैं, आपके क्या मॉडल होंगे? क्या दिल्ली के मॉडल को भी आप यहाँ लाना चाहते हैं और वही मॉडल होंगे, या फिर जो क्षेत्रीय जो मांग है उसको देखते हुए मॉडल को तैयार किया जाए? सबसे बड़ी बात है आज जनता को उसकी मूलभूत सुविधा, मॉडल कुछ नहीं होता, मॉडल ये है कि हम जनता को उसकी मूलभूत सुविधा दे पाएं, जो हमारे संविधान ने हमें प्रदत्त किया हुआ है। भारत के संविधान में लिखा हो कि हर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी फ्री में। फ्री में तो मिल रही लेकिन अच्छी नहीं है, हमें अच्छी शिक्षा देना। हमारी दिल्ली सरकार ने अच्छी शिक्षा दी, मतलब लोग पढ़ रहे हैं और उसके बदौलत उनको रोजगार मिल रहा है। शिक्षा आज ऐसी होनी चाहिए कि ज्ञान के साथ रोजगार भी मिले, वो मुझे चुरहट में भी करना है। स्वास्थ्य के लिए सरकार कहती है हम फ्री में दवाई करेंगे, होती है लेकिन मिलती नहीं है। अस्पतालें खुली हुई है, डॉक्टर नहीं है, अरबों रुपए का बजट आता दवाई के लिए, दवाई नहीं मिलती है। दिल्ली सरकार ने सारी चीज़ें फ्री की। बिजली के लिए मूलभूत सुविधा है, सस्ती मिलती, 1 रुपये 40 पैसे यूनिट मिलती, मध्य प्रदेश में 8 रुपये 9 रुपये मिलती है। तो ये जो मूलभूत सुविधा है इस पे काम करना, चाहे दिल्ली हो चाहे चुरहट हो। और ये जनता का ना पैसा है भाई, हर व्यक्ति टैक्स देता है, नहीं जानता है लेकिन हर व्यक्ति टैक्स देता है। अगर एक व्यक्ति का देखा जाए तो साल भर में 10,000 मिनिमम वो टैक्स देता होगा। हर चीज़ में तो टैक्स है,
खाने की चीज़ें, कपड़े चीज़ें, मोबाइल, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ों में। तो जब हम अपना पैसा दें तो उसका सही उपयोग हो। केजरीवाल जी ने क्या किया? जब केजरीवाल जी ने सरकार संभाली थी दिल्ली की, तब 26,000 करोड़ का कर्ज था दिल्ली सरकार के ऊपर। आज 1,000 करोड़ के प्रॉफिट में हम चल रहे हैं और सुविधा तो जनता को दे ही रहे हैं ना। अब वो जो पैसा है वो किसका है? जनता का ही है ना। जनता ही ना टैक्स जमा करती है, उसको हमें मैनेज करने के लिए जो विधायक, जो सांसद, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो जनता के टैक्स को मैनेज करने के लिए ही बनाया गया था। तो हमारी यही चुराहट के लिए भी कि हम अच्छी शिक्षा कर लें, हम अच्छा स्वास्थ्य कर लें, हम 24 घंटे बिजली दे सकें, हम लोगों को पानी दे सकें। हाँ, चुराहट के हिसाब से 2 चीज़ें मुझे अतिरिक्त करनी पड़ेगी जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी है। आज वो बेचारा किसान कहीं से कर्ज लेके या किसी तरह से अपना धान का रोपा लगाता है या गेहूं बोता है, उसके बाद खाद, बीज, पानी सब करता है और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि 90 दिन उसकी तकवारी करे। सोचिए 90 दिन की मजदूरी अगर जोड़ दी जाए, जो रात भर जग के वो करता है, तो गेहूं की तो कुछ कीमत ही नहीं होती है। तो आवारा पशुओं का सही उनके लिए गौशाला बने। हमारे चुराहट विधानसभा में 10 गौशालाओं का पैसा निकल चुका है, लगभग 6 करोड़ रुपए, लेकिन एक भी गौशाला संचालित नहीं है। और तो और गौशाला संचालित नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये पर मंथ उनका भूसे के लिए निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चुराहट के लिए बहुत आवश्यक है। युवा बेरोजगार हैं, यहाँ से चुराहट से निकलते सतना जाते, सतना में जो भी ट्रेन गुजरात के लिए जा रही चले गए, पता नहीं कि कहाँ रोजगार मिलेगा उनको। जहाँ उतर गए 3-4 दिन भटके, जो भी पैसे उनको मिला तनख्वाह उस पर वो एक विधायक चाहे तो जहाँ गुजरात में फैक्ट्रियाँ, वहाँ जाके बात करें कि भाई हमारे यहाँ के 500 लड़के क्या आप रोजगार दे सकते हो? बोले क्यों नहीं दे सकते, सबको देते। तो आपको पूछो उनसे कि भैया आपको किस तरह के काम करने वाले लड़के चाहिए, वो बताए कि मुझे ये आके आप अपने विधानसभा में एक इंस्टीट्यूट ऐसा करवा दो कि उन 500 लड़कों को आप ट्रेनिंग दे दो, तो वहाँ जाके उनको अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। उससे बात कर लो कि इनके रहने की व्यवस्था करवा दो, इनके कहानी, इनकी सैलरी। ये चुराहट के लिए करना, अब इसको जो भी मॉडल माना जाए, लेकिन आज ये जनता की आवश्यकता है। युवाओं के रोजगार की जब बात आती है तो चुराहट में जो पहले औद्योगिक रूप से जो फल फूल रहा था, कई यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, वो आज बंद पड़ी हैं। क्या अनिल मिश्र जी उसके लिए क्या सोचते हैं? जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या उन उद्योगों को लाभ होगा, तब वहाँ जाकर लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, यहाँ पर जो रोजगार के संसाधन है, एक बहुत बड़ा वो है कि सीमेंट उद्योग। यहाँ पे सीमेंट उद्योग के लिए रॉ मटेरियल, देखिए उद्योग वहीं लगते हैं जहाँ उसका रॉ मटेरियल हो। आज सीमेंट की इंडस्ट्री यहाँ पर है, भरपूर है रीवा संभाग में, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही। नौकरी किसे मिलती है? बाहर वाले लोगों को मिलती है। और सीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सीमेंट की ट्रेडिंग हो गई। आज ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ के लोगों के, यहाँ के नेताओं को कभी चिंता नहीं रही। आप नहीं जानोगे, पंजाब से आके लोग 200 ट्रक चला रहे हैं, 500 ट्रक सतना के लगे हुए हैं। हमारे चुराहट का है, हम फाइनेंस होता है, हम युवाओं को आगे लाएं, 5-5 लोगों की टीम बनाएं, उनको बोले कि ये 5 लोग 1-1 लाख रुपए लगाओ, 5 लाख रुपए तुम्हारा जमा, एक समिति बनाओ, ट्रक चलवाओ, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी गाड़ी चलवाने की। यहाँ उन्होंने डालडा फैक्ट्री खोली, बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय था। यहाँ रॉ मटेरियल नहीं। अब सोचिए, वहाँ से इंदौर से, मालवा से पहले तेल आता था, फिर यहाँ बनता था, फिर यहाँ से डालडा जाता था, तो वो तो घाटे का सौदा था, उतना ट्रांसपोर्टेशन लग जाता था। और फिर बाकी जो बचा तो ये तो जीत के चले जाते थे भोपाल, दिल्ली, जहाँ जाना हो, और अपने चमचों को छोड़ देते थे, तो वो खा जाते थे पूरा। वो जो भी बजट हो, कुछ भी, किसी भी चीज में आप देखिए, एक भी अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन विकास मंत्री कई दफे सांसद थे, राज्यसभा सांसद भी थे, विधायक भी थे। अजय सिंह जी लगातार 20 साल विधायक थे। एक विधायक निधि और सांसद निधि मिलती है, आज तक करोड़ों करोड़ रुपए उनको मिले होंगे, लेकिन आज तक कहीं दिखा नहीं। कहाँ चला जाता था? उन दलालों के पास जो इनको जितवाते हैं चुनाव, जो ठेका ले लेते हैं इनको जितवाने का। तो जब तक हम जमीन में उतर के नहीं देखेंगे, आज विधायक बने कि नहीं कि सीधे भोपाल, भाई जनता के बीच रहने के लिए ना विधायक बनता है। सरकार तनख्वाह देती है, 1.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह देती कि आप जनता के बीच रहो। एक भी दिन और पता नहीं आए तो भी तनख्वाह अकाउंट में जा रही है। आज अगर कोई मास्टर गैर हाजिर हो जाए तो उसकी तनख्वाह कटती है ना, एब्सेंट हो जाए तो। विधायकों से भी पूछना चाहिए कि तुम अपने क्षेत्र में कितने दिन हो, नहीं हो तो एब्सेंट लगेगी, तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी।
लेकिन उनको बराबर तनख्वाह मिलती, बराबर सम्मान मिलता, लेकिन जनता के बीच नहीं जाना। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो कि 20 साल में, विधायक के 20 साल में 8000 दिन होते हैं, 8000 दिन में कितने दिन चुनाव विधानसभा में रहे हैं? वो तो तफरी करने के लिए रहते हैं, भोपाल में तफरी करने के लिए आते हैं। 5 साल वाले विधायक जो अभी वर्तमान में हैं, उनसे पूछिए कि 1800 दिन में कितने दिन चुराहट में रहे हैं। अजय सिंह राउत से आपकी बातचीत होती है? ये क्यों होगी भाई? उनसे मेरे रिश्तेदार तो है नहीं वो कि मेरे रिश्तेदार हों। वो तो कहते हैं कि आपसे, आपके पिताजी से अच्छे संबंध है, बातचीत होती है। देखिए, संबंध होना, हम समाज में रहते हैं तो समाज में कभी किसी से मुलाकात हो जाए तो नमस्कार नहीं करना चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतनी तो हमारे पिताजी ने हमें संस्कार दिए हैं। और हमारी उनसे लड़ाई किस चीज़ की है? हमसे हमारी लड़ाई उनसे इस चीज़ की है कि आप विधायक बनते हो, जनता की सेवा क्यों नहीं करते हो? आज आप 70 साल के हो गए हो, जब आप बोलते हो कि अब मैं जनता की सेवा करूंगा। जब आप जवान थे, 45 से 65 साल तक आप लगातार विधायक थे, आपने कितने दिन जनता को दिया? जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए आपने क्या किया? आपको कितने पता है कि आपके विधानसभा में कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं? आपको कितना पता है कि आपके यहाँ कितने हैंडपंप लगे हुए हैं? आपको क्या पता है कि कितने प्राथमिक स्कूल हैं, कितने हाई स्कूल है, कितने हायर सेकेंडरी, कितने मिडिल स्कूल है, कितने कॉलेज हैं? खराब हो जाती, उनको नहीं पता। मेरी लड़ाई इस चीज से है। और मेरी दोस्ती, मेरी उम्र से वो 20 साल बड़े हैं। 20 साल बड़े व्यक्ति से तो दोस्ती हो नहीं सकती, बैठक हो नहीं सकती। लोग कहते जरूर हैं, तो अब मैं किसका कहूँ? कहें, वो भी कहते हैं कि बड़े अच्छे संबंध है। मैंने तो कोई संबंध देखे नहीं इतने साल में कि कभी वो मेरे घर आए हों या मैं उनके घर गया हूँ। शादी ब्याह में कार्ड दे देता आदमी, तो वो बुलाते तो हम लोग चले जाते हैं, हम दे देते तो वो आ जाते। इसके अलावा तो कोई ऐसे संबंध नहीं है। जब चुनाव पास आते हैं तो विंध्य प्रदेश की मांग उठने लगती है, और चुनाव जब बीतता है तो फिर से मांग धरी की धरी रह जाती है। आपने भी विंध्य प्रदेश की मांग का आपने भी जिक्र किया। विंध्य प्रदेश लगातार जब चुनाव का माहौल आता है तभी वो आग पर तपने लगता है, लेकिन जैसे ही वो चुनाव बीतता है तो आग ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, विंध्य प्रदेश कब बनेगा? जब हमारे पास विधायक होंगे, जब हम अपनी बात मजबूती के साथ विधानसभा में रखेंगे। चुनाव आते हैं तो जनता को बोला जाता है कि भाई आप वोट दीजिए अगर आपको विंध्य प्रदेश बनाना। अगर जनता ने वोट दे दिया तो हम विधानसभा में उसको मजबूती से आवाज उठा पाएंगे। अभी तक जिसने भी विंध्य प्रदेश की बात की उसको नहीं मिली सीटें, तो बात नहीं उठी। विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। भोपाल से 600 किलोमीटर दूर है, सबसे ज्यादा खनिज संपदाएं हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं, लोगों को रोजगार कुछ नहीं, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं, कोई अच्छा स्टेडियम नहीं, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं एजुकेशनल। तो बनना चाहिए। बात तो रखने का अधिकार है ना लोकतंत्र में, तो रख रहे हैं लोग। हम भी रख रहे हैं इसी को लेके कि भाई विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। बनेगा तो जो फंड हमारा, सोचिए यहाँ से अगर 100 करोड़ या 1000 1 लाख करोड़ रुपए जाता तो लौट के कितना आता है? 50 करोड़, और जाएगा 1 लाख करोड़। तो हमें वो पैसा हमारे इसमें आने लगेगा तो होगा ना विकास। तो जरूरत है आज विंध्य प्रदेश की। बहुत जगह जहाँ जहाँ छोटे राज्य बने वो आज बहुत विकासशील, बहुत अच्छे से हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, तेलंगाना को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, क्योंकि अधिकतर संपदाएं यहीं पर हैं और उससे विकास कार्य होते हैं। इसलिए जरूरत है आज विंध्य प्रदेश बनने की। अनिल मिश्र ये भी कहते हैं कि राजनीति हमें तब करना चाहिए जब परिवार के कर्तव्यों का हम वहन कर चुके हैं। तो ये क्या हम ऐसा माने कि जो युवा वर्ग है, जो राजनीति में आना चाहता है, जो आपको रोल मॉडल भी मानता है, क्या वो इन विचारों से प्रभावित होगा जो आपके हैं, जो आप मानते हैं? देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारियां व्यक्ति की क्या होती हैं? पारिवारिक जिम्मेदारी ये भी होती है कि माता जी कहें कि जाओ बेटा गेहूँ पिसा ले आओ, और बेटा कहे नहीं हमको झंडा लगाने जाना है। तो जिम्मेदारी कई तरह की होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। मेरे पास जिम्मेदारी, मेरे पिताजी ऑलरेडी राजनीति में थे, वो राजनीति में व्यस्त थे, तो जो और घर की जिम्मेदारी है उसको मैंने निभाया। मेरे भाई बहन तो उनको पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह, घर द्वार बनाना, ये सब मैंने किया। तो पिताजी राजनीति में इतना व्यस्त थे कि वो मुझे जिम्मेदारी, इसलिए मैंने वो चीज़ कही कि राजनीति में आने के पहले आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ और जानो कि जिम्मेदारियां हर व्यक्ति की किस तरह की होती है। भाई आपका बेटा है, आप उसको पढ़ाओगे,
उसको अच्छे शिक्षा दोगे, उसको जो भी बनना है उसको बनाओगे, शादी ब्याह करोगे, घर बनाओ, ये हर व्यक्ति की प्राथमिक ज़रूरत है। वो मैंने सब किया। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप अपने घर की जिम्मेदारी भी समझो। ये नहीं कि नेतागिरी में घूम रहे हो, घर में खाने के लिए नहीं है। नेता कुछ नहीं देता है। तो हर युवा से मेरा वो है कि राजनीति में आप रहो, जानो, क्योंकि अगर आप सोओगे तो ये देश पीछे जाता जाएगा। तो लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी आप समझो। आपका बयान आया था कि चुरहट में बंटी बबली घूम रहे हैं, ये किसकी ओर इशारा था? आज की समसामयिक परिस्थिति जो राजनीति की है, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये मेरा बिल्कुल डायरेक्ट उन्हीं से ये रिलेशन था कि क्यों इस तरह का काम कर रहे हो। आज राजनीति खुल के में बोले आप। नहीं, बात खुल के बोलने या ना बोलने की नहीं है। लोग आज राजनीति में सब समझदार हैं, राजनीति में सब समझदार है, सब समझते। मैंने तो एक उदाहरण बस दिया था कि जैसा किसी ने वो पिक्चर देखी होगी बंटी और बबली, उसमें लोगों को बड़े प्रेम से मिलना और उनको लूट के चले जाना, वो समझ ही नहीं पाते थे। अगर कभी आप उस चीज की गंभीरता समझो, वही हाल हमारे चुरहट में हो रहा है। ठगा जा रहा है लोगों को। 4 साल आपने कोई भूमि पूजन नहीं किया, 3 महीने में आप भूमि पूजन करके लोगों को ठग ना रहे हो। जब चुनाव सर पे तो आप भूमि पूजन कर रहे, क्यों नहीं किया आपने 4.5 साल तक? तो ये हालत वो जो उस पिक्चर का नायक था बंटी, उसी के जैसा हो गया ना कि आप ठग रहे हो लोगों को। बबली, उसमें देखिए ना, औरतों को ठग के वो निकल जाती थी, गले मिले, प्रेम से बोले। तो यही सेम ऐसी परिस्थिति हमारे चुरहट विधानसभा की है। और मेरे इशारा को सब लोग समझ रहे हैं। बहुत लोगों ने इस चीज़ को, जब हाँ यार, जैसे ही वीडियो देखा, हाँ यार ये तो हमारे चुरहट में हो रहा है, तो नाम लेना उचित नहीं। समझदार इशारा, राजनीति में कुछ बातें इशारों में कही जाती है और जनता उस चीज़ को समझ भी लेती है। इशारों को जनता समझती है, जैसा कि आपका कहना है। तो हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए अनिल मिश्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे समय इंडिया 24 का सेगमेंट नेताजी के बोल, जिसमें हम बातचीत करते हैं ऐसे ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शहर और गांव में कितना हुआ विकास? चुनावी शंखनाद में क्या होंगे नेताजी के वादे? हर मुद्दों पर होगी बात। समय इंडिया 24 लेकर आ रहा है नेताजी के बोल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नेशनल हॉस्पिटल रीवा और सिनर्जी कैंसर केयर एवं श्री गणेश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीधी।